अभी तक क्या क्या पढ़ा दिए हैं? अभी जैसे कि तुम लोग को पिछले क्लास में तुम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में तुम लोग को बताए हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कौन था, कौन लाया? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग क्या क्या किया उसके बारे में बता दिए। लेकिन वारेन हेस्टिंग से अब तो लेना नहीं है। अब लेना क्या है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का बताना है। जब ये वारेन हेस्टिंग चला गया तो तुमको बताए थे 1785 ईस्वी में इस पे महाभियोग लगाया गया था। कब? 1785 ईस्वी में महाभियोग लगवाया था। तो महाभियोग जब लगा तो उसके बाद तो यहाँ कोई काम करेगा। तो इसके लिए क्या किया, सर जॉन, किसको? सर मैकफर्सन को लाया गया। ये अस्थायी रूप से गवर्नर था यहाँ। किसको? अस्थायी रूप से गवर्नर बन के आया था। ठीक है, अस्थायी रूप से। तब कहा कि अब अस्थायी रूप से कोई किसी को, तो तब वहां क्या करता है, प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाता है। कब? तो 1786 से 1793 ईस्वी तक कौन रहता है? 1793 ईस्वी तक कौन रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1993 हो गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहता है जनरल गवर्नर बंगाल का? 1786 से 1793। अब ये जब आया ना तो नागरिक को जीने के लिए सिखा दिया। ये क्या किया, जैसे कि ये पुलिस व्यवस्था किया। उसके बाद हर एक जिला में एक दरोगा का व्यवस्था किया। फिर दरोगा के बाद अध्यक्ष का व्यवस्था किया। अब देखो क्या किया, कल जैसे कि तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि दो तरह का न्यायालय, जैसे कि फौजी न्यायालय, क्या बताए थे? फौजी न्यायालय यानी कि अदालत, और दीवानी अदालत। तो इस फौजी में क्या करवाए थे, तो फौजी में मौलवी मौलाना सब क्या करता था? मौलाना सब क्या करता था? मौलाना मौलवी जो था इसका न्यायाधीश था। मौलाना कौन था? न्यायाधीश था। तो न्यायाधीश था। तो क्या हुआ, तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो ये फौजी व्यवस्था को, फौजी अदालत को खत्म कर दिया। फौजी अदालत को कौन संभालता था? मौलवियों सब। और मौलवी सब जब निर्णय ले लेता था तब डीएम के पास आता था, डीएम साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास आता था। अब ये कलेक्टर निर्णय लेता था कि क्या करना है इस नागरिक को। तो फौजी अदालत और एक दीवानी अदालत का पढ़ाए थे। दीवानी अदालत। दीवानी अदालत कौन देखता था? सिर्फ डीएम। कौन? डीएम देखता था। लेकिन यहाँ पर कौन लगता था? मौलवी मौलाना देखता था। तो इसमें भी था, तो ये था जिला लेवल का फौजी अदालत, जिला लेवल का। और इसमें क्या था? सदर लगा दो, सदर अदालत। क्या? सदर अदालत। सदर अदालत, ये फौजी अदालत मतलब उस समय में जिला लेवल का था, जिला में सुनवाई होता था। और ये राज्य में, और उच्चतम न्यायालय का तुमको जो हम बताए थे कल, जो उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था 1774 में, उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बना था ना, बंगाल में। तो यहाँ से सुनवाई होता था, ये डीएम से नहीं होता था। यहाँ मान के यहाँ दीवानी का डीएम देखता था, तो ये यहाँ इसको नहीं होता था, तब सदर में पहुंचता था, सदर में नहीं होता तब उच्चतम न्यायालय पर पहुंचता था। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो क्या करता है, ये फौजी अदालत को खत्म कर देता है। डीएम का अब काम कर देता है क्या? डीएम को कहा कि अब राजस्व उछलो, टैक्स क्या करा? टैक्स को उछलो। किससे? तो जमींदारों से उछलो। ठीक है, टैक्स क्या किया? टैक्स यानी कि राजस्व। राजस्व क्या कहता है? राजस्व उछलने का जिम्मेवारी किसको दे देता है? डीएम को। कहता है कि अब तुमको ये तो फौजी व्यवस्था हटा दिया, तब क्या कहा डीएम को, जो अब नागरिक का देखभाल तुम करो, उसके बाद क्या करो? राजस्व को संभालो। ठीक है, जब ये राजस्व संभालने के लिए दे दिया, तब तो मान के चलो यहाँ कोई नहीं बचा, ये नहीं, ये रिक्त स्थान बच गया। तब तो कुछ और व्यवस्था किया होगा। तब वहीं पे क्या करता है,
4 न्यायालय और गठन होता है। तो कहाँ कहाँ वो न्यायालय गठन होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू। लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू 4 न्यायालय कहाँ कहाँ? तो एक तो ढाका में, एक ढाका, एक पटना, ठीक, एक मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद हो गया, और एक वहां कलकत्ता। उस टाइम कलकत्ता ही नाम था। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता। 4 न्यायालय, देखो 4 न्यायालय, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद और कलकत्ता। इसको भ्रमणकारी न्यायालय कहा गया। इसका नाम क्या रखा गया? भ्रमणकारी। भ्रमणकारी क्या? भ्रमणकारी न्यायालय का व्यवस्था किया गया। भ्रमणकारी न्यायालय व्यवस्था हो गया। उसके बाद क्या किया? ये भ्रमणकारी न्यायालय व्यवस्था हुआ। उसके बाद अभी क्या करता है? सिविल सेवा। क्या? तो सिविल सेवा का गठन करता है। क्या? सिविल सेवा। सिविल सेवा मतलब सब जानती हो कि नहीं? सिविल सेवा। सिविल सेवा का गठन। उसके बाद पुलिस का गठन करता है। उसके बाद हर एक जिला में एक क्या होना चाहिए? हर एक जिला में एक दरोगा जी होना चाहिए। एक दरोगा का भी व्यवस्था कर दिया। दरोगा का व्यवस्था कर दिया। अब दरोगा व्यवस्था हो गया, तब क्या कहा कि इस सब का अध्यक्ष का व्यवस्था किया जाए। तो क्या हुआ? अध्यक्ष व्यवस्था हो गया। अध्यक्ष का व्यवस्था हो गया। अब देखो ये सारा चीज व्यवस्थित हो गया। ये जब व्यवस्था हो गया, तब इसी के काल में 1793 ईस्वी में आता है अस्थाई बंदोबस्त। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। जो ब्रिटिश हुकूमत के पास जमीन था, अब जैसे कि बक्सर के युद्ध में जीता, प्लासी के युद्ध में जीता, या जहां जहां भी था ना, तो वहां अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त मतलब क्या हुआ? जो क्या करता था, जैसे कि ये बिहार है, बिहार में एक जमींदार को रख देता था, 2 जमींदार को रख देता था। उस जमींदार का काम क्या करता था? जमींदारी प्रथा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा क्या होता है? यहीं से स्टार्ट होता है। जमींदारी प्रथा में क्या होता है? ये जमीन तो लिया, इसको ब्रिटिश हुकूमत तो जमीन दिया, लेकिन इसके एवज में जमींदारों को क्या करना पड़ता था? जो जमीन दिया, माना कि एक जमीन, इस पे टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स। इस जमींदार के पास जमीन रहता था, और हर एक को वो जमीन दे देता था। जो तुम काम करो, हमको दो, हम उसको देंगे। वो व्यवस्था कर दिया। जैसे कि अभी बटैया प्रथा है। बटैया हम लगा देते हैं, आधा हमको बांट के देता है, आधा उसको दे देते हैं, आधा वो ले जाता है, आधा। तो पहले वही व्यवस्था था कि जमींदारों को ब्रिटिश हुकूमत जमीन दिया, उसके एवज में इसको टैक्स देना है। इसको टैक्स कितना देना पड़ता था? सो देखो, माना कि इसको जो जमीन दिया, तो उसने क्या किया? जो जमींदारों से, यानी कि जमींदार था, हमको ये जमीन दिया, तो हमसे ये जो 110 रुपया लिया, हम इसको जो 100 जमींदार को 110 रुपया दिए, इस 110 रुपया का अब 11 से काटो, 10/11, इधर का कितना बच गया? 10 यानी कि 100 रुपया किसको देना पड़ता था? 110 रुपया में से 100 रुपया किसको देना पड़ता था? ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, इतना तो कमा भी नहीं पाता था ब्रिटिश, तो इसको अच्छा लग गया। मतलब क्या? अस्थाई बंदोबस्त। ये आजादी तक चला। अस्थाई बंदोबस्त क्या चला? आजादी तक। और इसी समय में सूर्यकालीन बंदोबस्त भी आता है। तो सूर्यकालीन में इसका ये लिखा जाता है, सूर्यकालीन में कि इस समय के अंदर एक समय बता दिया, जो मान के चलो कि जनवरी टू मार्च के अंदर में तुमको सारा पैसा वापस करना है। ठीक है ना? पैसा तुमको लौटाना है। तो लौटाना है, तो जैसे कि मान के चलो कि 110 रुपया जो हम लिए, तो 100 रुपया तुमको जनवरी में जमा करना है। किसको? ब्रिटिश हुकूमत को। अगर आप जमा नहीं किए तो आपसे जमानदारी प्रथा छीन के दूसरे को दे दिया जाएगा। ठीक, अब तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अस्थाई तब ये क्या करता है? अस्थाई बंदोबस्त तो समझ गए।
हाँ, तो उसके बाद इसको देखो, 110 रुपया किसको मिला? हमसे लिया। कौन? जमींदार। जमींदार कितना? तो ये किसको दे देगा? जमींदार ब्रिटिश हुकूमत को 100 रुपया। लेकिन जमींदार को क्या मिला? मात्र 10 रुपया। जमींदार को 10 रुपया मिलता था और ये उसको दे देता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है ना, किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना करप्शन हो जाता है, इतना करप्शन बढ़ जाता है कि अगर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आता तो ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाता तो ब्रिटिश हुकूमत खतरा में। तो उसको बचाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजता है। कहां? तो भारत में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे ही भारत आया तो वो सबसे पहले क्या कर दिया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेगा, इंडिया कंपनी में काम करेगा, वो क्या करेगा? दूसरे जगह अपना फैक्ट्री नहीं खोल सकता है। समझ गए ना? दूसरे जगह वो फैक्ट्री नहीं चला सकता था, कल में खोल लेता था। नाम से मैं सरकारी में काम कर रहा हूँ, इधर प्राइवेट में अपना काम चलाता था। यही इसी को खत्म, इस सब करप्शन को खत्म कर रहा था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब चला जाता है फिर? 1786 से 1793 ईस्वी तक क्या रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में रहता है। कब? 1793 तक। लेकिन पुनः ये 1795 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1795 ईस्वी में। कब आता है? तो जुलाई में आता है। कब आता है? और अक्टूबर में इसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हो जाती है? अक्टूबर 1795। कोई दिक्कत?